हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पहले पार्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस पहले चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि मानव भूगोल अर्थ व परिभाषा। मानव भूगोल को भूगोल की आधारभूत शाखा माना गया है। भूगोल क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है जिसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जो भूगोल है वह क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में जितने भी तथ्य हैं उनका अध्ययन किया जाता है। भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में समकलनात्मक, अनुभविक व व्यवहारिक है, जिसमें किसी घटना का स्थान एवं समय के संदर्भ में भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। भूगोल में सभी अवयवों का पृथ्वी के मानव का घर समझते हुए उन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। इसमें प्रकृति व मानव के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। ये दोनों अविभाज्य तत्व हैं और इन्हें समग्र रूप से देखा जाना चाहिए। इन दोनों आधारभूत घटकों से संबंधित भूगोल की क्रम से दो अलग अलग शाखाएं विकसित हुईं। पहली थी भौतिक भूगोल और दूसरी थी मानव भूगोल। अब देखिए, भौतिक भूगोल जो कि है उसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल जो है वो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, जबकि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण एवं संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। अर्थात दूसरे शब्दों में मानव भूगोल मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किया जाने वाला अध्ययन है। कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से मानव भूगोल को निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन आता है। यह मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को बताता है। कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय किए जो जाते हैं, परिवहन, संचार और व्यापार इसके अंदर आते हैं। तो इस कविता के माध्यम से ये बताया गया है कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र में किन किन तथ्यों को शामिल किया जाता है। मानव भूगोल का जो प्रादुर्भाव है और विकास है वह मुख्यतः 18वीं शताब्दी से माना जाता है। समय के साथ मानव वातावरण संबंधों में आए बदलाव को ध्यान में रखते हुए कई विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से मानव भूगोल की परिभाषा दी है और जिनकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं अग्रलिखित हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, ये अंडरलाइन हो रही है, इसमें आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल हैं। यानी कहने का मतलब मानव भूगोल के जन्मदाता जो हैं वो जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं, फ्रेडरिक रेडजेल। उन्होंने ये परिभाषा दी है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी ये पहली परिभाषा दी है फ्रेडरिक रेडजेल महोदय ने। इसके बाद रेडजेल ने यह परिभाषा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में दी। ये भी अंडरलाइन हो रही है, तो बच्चों इसको ध्यान से देखना। उन्होंने पार्थिव एकता पर जोर देते हुए मनुष्य के क्रियाकलापों पर वातावरण का प्रभाव का वर्णन किया है। रेडजेल की शिष्या थी प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सैंपल के अनुसार। यानी रेडजेल महोदय की एक स्टूडेंट थी, अमेरिका की भूगोलवेत्ता थी एलन सैंपल। उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सैंपल नियतिवाद की कट्टर समर्थक थीं, तथापि उनकी परिभाषा अन्य नियतिवादियों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। मानव ने अपने विकास की प्राथमिक अवस्था प्रारंभ से ही सक्रिय रहा है। उसके समस्त क्रियाकलापों का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है।
इसके बाद में बच्चों विडाल डी ला ब्लास एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने संभववाद की नींव रखी। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है बेटा कि विडाल डी ला ब्लास ने कौन सी विचारधारा की नींव रखी, तो संभववाद। इसके बाद में उनके अनुसार उन्होंने अपनी परिभाषा दी कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। इसके बाद में अन्य विद्वानों ने भी अपनी अपनी परिभाषाएं दी, जिनमें डिकेन और पिट्स महोदय ने भी मानव भूगोल की परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया जाता है। अर्थात डिकेन व पिट्स ने बताया कि मानव भूगोल में मानव और उसके जितने भी कार्य हैं, मानव जो भी कार्य करता है उनको सभी को समाविष्ट यानी शामिल किया है। तो सारांश परिभाषा मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूहों के प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों व प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों और स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रगति के उद्देश्यों से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। अब आती है बच्चों मानव भूगोल की प्रकृति। देखिए, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीन ब्रून्स के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध होता है कीमतों से, यानी किसी भी वस्तु की कीमत है उसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में करते हैं, उसी प्रकार भूगर्भ शास्त्र का संबंध होता है चट्टानों से कि पृथ्वी की चट्टान अंदर से कैसी हैं। उसी प्रकार वनस्पति शास्त्र का संबंध होता है पौधों से, यानी पौधों का अध्ययन वनस्पति शास्त्र में किया जाता है। इसी प्रकार मानवाचार विज्ञान का संबंध होता है मानव की जातियों से, तथा इतिहास का संबंध होता है समय से कि कितना पुराना समय है और उस पुराने समय का इतिहास कितना है। उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है मानव, जिसमें कहाँ और क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अतः विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु है। तो बेटा ये देख लिए, ये केंद्रीय बिंदु है मानव का भूगोल का मानवीय क्रियाकलाप। तो मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब व कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को प्रकट करता है। तो ये तो हो गई मानव भूगोल की प्रकृति, यानी इसमें कहाँ, कब और कैसे आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टि से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति कहलाती है। इसके अलावा मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिक समायोजन और क्षेत्र संगठन के अध्ययन पर विशेषतः केंद्रित रहता है। मानव भूगोल में यह विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला मानव समूह अपने जैविक, आर्थिक व सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का उपयोग किस प्रकार करता है और वातावरण में क्या क्या बदलाव लाता है। मानव भूगोल जनसंख्या, प्रदेशों और संसाधनों की व्यू रचना करता है। कहने का मतलब यही है कि जो मानव भूगोल है जिसमें मानव की जनसंख्या, उस मानव जहाँ जिन प्रदेशों में रहता है उन प्रदेशों में और वहाँ पर पाए जाने वाले संसाधनों की जो भी रचना पाई जाती है उनका अध्ययन करता है। मानव अपने पर्यावरण के अनुसार क्रियाकलापों व रहन सहन में अनुकूलन, रूपांतरण और समायोजन करता है। मानव जिस पर्यावरण में रहता है वह अपने अकॉर्डिंग उस पर्यावरण को डालने की कोशिश करता है, लेकिन पर्यावरण के अनुसार भी मानव को अपने आप को ढालता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव भूगोल क्षेत्र विषय में समय के साथ मानव वातावरण के सभी जटिल तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल को केंद्रीय भूमिका में मानकर करता है। अब आता है बच्चों मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। ये तो थी अब तक मानव भूगोल की प्रकृति। अब आता है कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कि मानव भूगोल में किन किन तथ्यों का, किन किन विषय क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, मानव भूगोल में भिन्न भिन्न प्रदेशों की सबसे पहले जनसंख्या, उसके बाद में वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों, तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक भूदृश्यों व जीवन की मान्यताओं
अर्थात जो मानव के द्वारा जितने भी हमारे धरातल पर बनाए गए सांस्कृतिक भूदृश्य हैं उनकी और जीवन की जितनी भी मान्यताएं हैं। इसके बाद में चौथा पॉइंट है पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव की उन्नति के उद्देश्य से होता है। हंटिंगटन महोदय ये भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 2 वर्गों में बांटा है। पहला तो है भौतिक दशाएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं, और दूसरा है मानवीय अनुक्रिया। कहने का मतलब इस प्रकृति में रहने वाला मानव जो भी अनुक्रियाएं करता है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र व्यापक है। सारांश में हम मानव भूगोल के अंतर्गत विषय क्षेत्र के निम्न प्रमुख तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें सबसे पहला है जनसंख्या और उसकी क्षमता, दूसरा पॉइंट है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण जो मानव के द्वारा वातावरण बनाया जाता है, विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग बनाई जाती हैं, समाज बनाया जाता है, चौथा है कालिक अनुक्रम यानी समय, पांचवा है समायोजन और प्रादेशिक संगठन, मानव अपने आप को प्रकृति के अकॉर्डिंग ढालता है। इसी प्रकार छठवां पॉइंट है दूसरे प्रदेशों से संबंध, मानव जिस प्रदेश में रहता है उस प्रदेश से दूसरे प्रदेशों का संबंध रहता है यानी लेन देन करता है या विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करता है। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को एक आरेख के माध्यम से 1.1 के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसमें जनसंख्या और जनता, प्रदेश के प्राकृतिक संबंध साधन समायोजन व प्रादेशिक संगठन, दूसरे प्रदेशों से संबंध, क्रमिक अनुक्रम और प्राकृतिक वातावरण। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के प्रमुख पहलुओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले जनसंख्या। देखिए मानव भूगोल जनसंख्या के वितरण प्रारूप यानी जनसंख्या कहाँ कहाँ फैली हुई है, कितनी फैली हुई है, उसके प्रकार जनसमूह यानी जहाँ जनसंख्या ज़्यादा फैली हुई है। इसके बाद में प्रवास, मानव के द्वारा किसी दूसरे स्थान पर गमन करना, अधिवास यानी मानव के द्वारा ग्रामीण और नगरीय बस्ती का बसाना, तथा उसकी प्रजातिगत यानी मानव की विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ, सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन करता है। दूसरा पॉइंट है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन अर्थात प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों का अध्ययन तथा मानव क्रियाकलापों पर इन तत्वों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधन भूमि, जल, वन, खनिज आदि का अध्ययन शामिल होता है। तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक वातावरण अर्थात पृथ्वी पर जो भी दृश्य मनुष्य की क्रियाओं द्वारा बने हुए दिखाई पड़ते हैं, अर्थात मानव जो भी दृश्य बनाता है वे सब मानव भूगोल के अध्ययन में शामिल हैं। सांस्कृतिक तत्व मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध को प्रकट करते हैं, यानी जितने भी सांस्कृतिक तत्व हैं वो मानव और पर्यावरण के साथ में अपने अंतर संबंधों को दिखाता है। अतः सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत जीव जंतुओं एवं मानव का वातावरण के साथ अनुकूलन, जीविका के साथ परिवहन, जीविका के साधन यानी मानव की आजीविका किन किन कामों से चलती है, उसके अलावा परिवहन, भवन निर्माण सामग्री, अधिवास आदि शामिल हैं। चौथा पॉइंट है कालिक अनुक्रम यानी मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं है, यह सभी संबंध क्रियात्मक हैं। मानव के सांस्कृतिक विकास के साथ साथ उत्तरोत्तर अधिक गत्यात्मक और लोचपूर्ण होते जाते हैं। पांचवा पॉइंट है समायोजन और प्रादेशिक संगठन। भूगोलवेत्ता को केवल इतना ही नहीं मालूम करना होता है कि पृथ्वी तल पर मानवीय दशाएं किस प्रकार वितरित हैं, वरन यह भी जानना आवश्यक है कि उनका वितरण उस विशेष ढंग से क्यों है। उपयुक्त विभिन्नताएं या तो प्राकृतिक वातावरण के कारण होती हैं या मानवीय क्रियाओं के कारण होती हैं। मनुष्य ने पृथ्वी पर अपनी छाप अपनी क्रियाओं द्वारा कैसे लगाई है का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है, यानी मानव प्रकृति में अपनी छाप छोड़ता है, उसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल में करते हैं। संसाधनों का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण, उनका उपयोग तथा संरक्षण भी मानव भूगोल का महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है। मानव भूगोल के अध्ययन का दूसरा पक्ष भविष्य के परिप्रेक्ष्य में मानव वातावरण तंत्र का अध्ययन करना है। असंतुलित विकास के कारण प्रकृति असंतुलित होती जा रही है, यानी मानव संतुलित विकास ना करके असंतुलित विकास कर रहा है, जिससे हमारी प्रकृति भी असंतुलित होती जा रही है। आज वातावरण अवनयन यानी कहने का मतलब वातावरण का ह्रास और प्रदूषण की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अतः वातावरण नियोजन भी मानव भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र का अभिन्न अंग हो गया है। और लास्ट पॉइंट है बच्चों अन्य प्रदेशों से संबंध। पृथ्वी पर मानव एकाकी नहीं है, उसके पृथ्वी तल पर फैले विभिन्न क्षेत्रों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंध भी होते हैं।
उसके इन संबंधों का अध्ययन भी मानव भूगोल में होता है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, कल फिर पढ़ेंगे हम यहाँ से, कल पढ़ेंगे मानव भूगोल का विकास। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद में ये जितना भी टॉपिक पढ़ाया है, इन टॉपिकों से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं उन क्वेश्चनों की नोट्स टाइप में क्वेश्चन हैं, उनकी पिक्चर में इस वीडियो के जस्ट बाद ही डालूँगा। उन क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, लिख लेना। और मैं मानता हूँ आपको थोड़ा समझ में आया होगा। पहला पार्ट है ये मानव भूगोल से संबंधित। धन्यवाद।